दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट जिसका एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा था मेरे से कि सर इसको करवा दीजिए। मैं वो सब्जेक्ट आपके सामने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग लेके आ गया हूं। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार करूंगा जिन्होंने मेरे कुलीग हैं, मेरे भाई हैं राहुल, जिन्होंने मेरे तक ये नोट्स पहुंचाई है। नोट्स पेड थी, काफ़ी लोगों ने परचेज किया और जो लोग नहीं परचेज कर पाए कोई बात नहीं है। अभी भी आप परचेज करना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करके ये पूरी पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके डिप्लोमा के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए तैयार कराई गई है। फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। आपका ये नोट्स के माध्यम से मैं 5-6 लेक्चर्स में ही आपके कोशिश करूँगा कि पूरा अर्थक्वेक ख़त्म कर दूँ। ठीक है, चलिए मन से देखते हैं। बहुत लिमिटेड चीज़ है, ध्यान से सुनेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब आराम से पढ़ के आप ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले अर्थक्वेक क्या है बोला गया है। सबसे पहले देखिए, चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया ना, उस चैप्टर का नाम देखिए क्या है। सबसे पहला चैप्टर ये आपका है। चैप्टर का नाम आप भली भांति देख सकते हैं। क्या है आपका चैप्टर का नाम, क्या है कि भूकंप उत्पत्ति, कुप्रभाव तथा संकट। ठीक है, यानी अर्थक्वेक अकरेंस, इल इफेक्ट्स एंड हैजार्ड्स। ठीक है, ये चैप्टर का अगर आपने पढ़ लिया है तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। भरोसा करके इस वीडियो को देखते रहिए, आपको थोड़ी देर बाद पता चलने लगेगा कि कुछ रह नहीं जाएगा आपके पेपर में। पास होने तक से बहुत ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं अगर ध्यान से सुनते जाएं वीडियो को। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए अर्थक्वेक क्या होता है, डेफिनेशन पूछती एग्जाम में लिखना पड़ेगा। बोला गया कि भूपृष्ठ में अकस्मात आने वाले झटके यानी भूकंपी तरंगे जिनसे भूमि पर आचरित प्रत्येक जीव निर्जीव पिंड में कंपन होने लगता है, भूकंप या भूचाल या जलजला कहलाता है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में नोट्स बनाई गई थी, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि डिप्लोमा के एग्जाम्स को ध्यान में रखा गया था। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति का मुख्य कारण भूगर्भ की चट्टानों में आया अचानक विक्षोभ है। विक्षोभ के कारण कंपन उत्पन्न होते हैं, जो विक्षोभ स्थान से सब दिशाओं में फैलते हैं। इन कंपनों के चट्टानों में से गुजरने से उस स्थान पर चट्टान हिलने लगती है। ज्वालामुखी का फटना भी भूकंप आने का एक कारण हो सकता है। इसमें समझाने जैसा कुछ है क्या? आप थ्योरी पढ़ते जाएंगे, वो बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट है आपके सामने बिल्कुल, कि जब भी कोई कंपन होता है भूकंपी तरंगों के कारण, और वो तरंगे जहाँ जहाँ से होकर गुजरेंगी उन हर जगहों पर दिक्कत होगी, जिसकी वजह से भूकंप आएगा, हर चीज़ में हलचल उत्पन्न होगी। ये सब जानते हैं आप कि भूकंप क्या होता है। बहुत लोग तो महसूस भी किए होंगे कुछ दिनों पहले, आज से 5 साल पहले तगड़ा भूकंप आया था आपके होश में, काफ़ी नुकसान किया था उसने ईस्ट साइड में इंडिया में। ठीक है, नेपाल से उठा था वो भूकंप। आगे देखिएगा, भूकंप का परिमाण तथा मापन। ठीक है, अभी मैं आज कम से कम 3 चैप्टर आपके क्लियर करने वाला हूँ इसमें, इसलिए ध्यान सुनिएगा। 3 चैप्टर का जो रिजल्ट है ना, वो आपको मिल जाएगा इसी लेक्चर में। भूकंप का परिमाण और मापन बोला है। भूकंप लेखी से यानी सिस्मोग्राफ होता है, प्राप्त भूकंप तरंगों के आयाम के आधार पर भूकंप की रेटिंग प्रदर्शित की जाती है। यह रेटिंग भूकंप का परिमाण कहलाती है। किसी भूकंप की रेटिंग उसके वास्तविक भूकंप लेख की भूतकाल में आए किसी भूकंप के मानवीकृत अभिलेखों से तुलना करने पर प्राप्त होती है। भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। अभी मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि भूकंप का मापन का मतलब 2 तरीके होता है। भूकंप या अर्थक्वेक जो होता है उसका मापन का मतलब 2 होता है। एक तो उसका परिमाण, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि भूकंप का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी इंटेंसिटी मतलब तीव्रता कितनी है, इसमें अंतर क्या है और ये कब ज़्यादा कम होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। तो उन दोनों को भी हम लोग समझेंगे कैसे, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए जो जो मैं फोकस करने लायक क्वेश्चन होगा उस पर मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से आता है। देखिए आगे इसमें लिखा गया है कि भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। जाहिर सी बात है, रिएक्टर स्केल ये तो ऑब्जेक्टिव में भी बनता है बार बार क्वेश्चन। भूकंप की पूर्व सूचना कैसे मिलती है, प्रेडिक्शन कैसे मिलता है। ठीक है ना, किसी क्षेत्र में भूकंप आने से जुड़ी निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। अब इसको आप डिटेल में अपने से लिखिएगा, अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का आ रहा है तो देखिएगा इसको। अब इसी लाइन को आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। पशु पक्षियों का व्यवहार कैसे बदलता है, जो पशु पक्षी होते हैं असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। अचानक पक्षियों का बोलने लगना, पशुओं का इधर उधर भागने लगना, या फिर उनका अजीब हरकत करना,
ये एक असामान्य व्यवहार अचानक अगर पशु कर ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई ऐसे पशु होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को हम तक पहुंचने से पहले ही, जैसे हम तक हर फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंच पाती, हम सुन भी नहीं पाते हैं कुछ, जैसे हम 20 से 20 हज़ार हर्ट्ज तक सुन पाते हैं। कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स को भी महसूस कर लेते हैं, इसलिए उनका व्यवहार बदल जाता है, वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, होने वाला है। कुआं झीलों का जल स्तर बढ़ना, अगर नीचे हलचल हो जाएगी तो पानी, जो कुएं और झील के पानी होते हैं उनका जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। आसपास की वस्तुओं पर प्रभाव आता है, हिलने डुलने, ये सब चीज़ें, तो ये सब भूकंप के लक्षण हैं। ठीक है। अब भूकंप इंजीनियरिंग किसको कहते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि व्हाट इज अर्थक्वेक इंजीनियरिंग या भूकंप इंजीनियरिंग क्या है। तो भूकंप इंजीनियरिंग में भूकंपों का मानव तथा पर्यावरण, भूकंपों का मतलब जो अर्थक्वेक होता है उसका हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है और उससे बचा कैसे जाए उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे पढ़ लेते हैं, भूकंप इंजीनियरिंग में भूकंपों का मानव तथा पर्यावरणीय संतुलन पर पड़ने वाले कुप्रभावों तथा इनको हुई क्षति व उत्पन्न खतरों को रोकने अथवा न्यूनतम रखने के उपायों व भूकंप में क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों का अध्ययन किया जाता है। भूकंपीय संकट अब क्या होता है ये भी, अच्छा भूकंप इंजीनियरिंग क्या होता है, इनका अध्ययन किया जाएगा और उनसे निपटने की व्यवस्था की जाएगी। ये लाइन भी जोड़ दीजिएगा। भूकंप इंजीनियरिंग में केवल ये नहीं जाना जाता है कि भूकंप क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बल्कि उनसे निपटने की व्यवस्था भी हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है ना, आपदा प्रबंधन। अब भूकंपीय संकट यानी सिज्मिक हैजार्ड क्या होता है, उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे भूकंप के दौरान, भूकंप इंजीनियरिंग में आप सब वो सब पढ़ेंगे, लेकिन भूकंप के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आती है उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्राकृतिक संकटों में जो प्रतिवर्ष इस धरती पर आते हैं, भूकंप सबसे बड़ा संकट है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ी, ये बहुत सडन होता है, इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं मिल पाता। ठीक है। प्रेडिक्शन केवल पशु पक्षी और नदी नाले तो दे रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं निकाल पाए, आज तक नहीं जान पाते हैं कि भूकंप आने वाला है। पशु पक्षी व्यवहार बदल देते हैं, वो एक तरह से, वो तो लोकल बात हो गई, लोकल मतलब स्थानीय लोग जान जाएंगे कि भाई कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई वैज्ञानिक स्तर पर पहुंच नहीं बन पाई अभी तक। सिस्मिक हैजार्ड क्या है, यानी संकट क्या है उसमें, कि प्राकृतिक संकटों में जो प्रतिवर्ष इस धरती पर आते हैं, भूकंप सबसे बड़ा संकट है। भूकंप प्रायः अकेला नहीं आता, वो अपने साथ साथ समुद्री तूफान, सुनामी, चक्रवात, बाढ़ और उसके साथ भूस्खलन, दावानल जैसी अन्य प्राकृतिक आपदा लेकर आता है। ऐसे संकट जो भूकंपों से जुड़े हैं, इससे प्रेरित होते हैं, वो भूकंपीय संकट यानी सिज्मिक हैजार्ड कहलाते हैं। मतलब सिज्मिक हैजार्ड वो सारी समस्याएं हैं जो भूकंप के साथ साथ इनडायरेक्टली हमें मिल जाती हैं। अब भूकंपों से होने वाली क्षति, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। ठीक है। भूकंपों से होने वाली जो क्षति होती है वो किस टाइप की होती है, वैसे तो क्षति को प्राइमरली दो टाइप से बांटा गया है, वो आगे अभी हम लोग देखेंगे कि क्षतियाँ या उसकी नुकसान जो है वो प्राइमरली किस टाइप से बांटे गए हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले इसको हम इंडिविजुअल देख लेते हैं कि भूकंपों से होने वाली जो क्षति है वो कैसी कैसी है। सबसे पहले निम्न क्षति हो सकती है, क्या क्या है, भू सतह पर भूकंप से धरती फट जाती है, इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। फिर भवन क्या होता है, भवन की दीवारें फट जाती हैं, छतें लटक जाती हैं, ज्वलनशील पदार्थ उनमें आग पकड़ लेता है, सड़कें पुल नीचे धंस जाते हैं, ये सब इसमें क्षति पॉइंट वाइज है। ठीक है। विद्युत लाइनें, ये सब पूरी क्षति अगर केवल लिख के आया बिना क्लासिफिकेशन के, तब तो आप ये पूरी समझा देंगे। विद्युत लाइनें हैं, ये सब अपने से भी लिख सकते हैं आप, कि बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, नदी के तल ऊपर उड़ जाते हैं, नदी नाले में अपना मार्ग बदल लेते हैं, क्योंकि भूकंप आने से ना वेव आती हैं और वो स्लोप को भी डिस्टर्ब कर देती हैं, पूरी सतह के स्लोप को। ठीक है। कई तरह की वेव्स होती हैं जिनका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। बाढ़, पहाड़ चट्टानें फट जाती हैं, उनमें बर्फ पिघल जाती है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बांध व जलाशय क्या होते हैं, वो सब बांध और जलाशय जो ना क्रैक कर जाते हैं, अचानक खिलता है और भारी भारी बांध जो वो क्रैक कर जाते हैं। ठीक है। और उनमें जलाशय अगर बना हुआ है तो वो जलाशय बांध फटने के बाद पूरे रिजर्वायर का पानी, कई टन पानी बहेगा और कई गांव बहा सकता है वो। चिमनियाँ और टंकियाँ जो होती हैं उनको, वो पूरी पूरी तरह से उनका कॉलम नीचे धंस जाएगा और वो गिर जाती हैं। सुनामी आ जाता है समुद्र में, समुद्र की तली में पूरा भूकंप अगर आया तो वो अगर भाई समुद्र, अच्छा अक्सर समुद्र भूकंप में ही आते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ समुद्र होता है ना, वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स की मोटाई काफ़ी कम होती है। मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस है ना, उसका टॉप पोर्शन जो क्रस्ट होता है, उसमें कहीं पर पहाड़ कहीं पर नदी है। तो पहाड़ एक तरह से मोटी लेयर है और जो पतली लेयर होती है वो समुद्र के नीचे की होती है। तो सबसे ज़्यादा भूकंप भी वो, या ज्वालामुखी का फटना भी उसी के अंदर होता है। ठीक है। तो अगर भूकंप आएगा तो वो सुनामी भी लेके आएगा, अपने साथ ज्वालामुखी भी लेके आएगा।
अच्छा, पशु पक्षी, पालतू पशु पक्षी जो है इनका व्यवहार बदलेगा, रस्सी तोड़ा के भागने लगते हैं। ये सब क्या है, ये सब विनाश के कारण है, सर्वविनाश। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए लिखा है लास्ट में कि भूकंप क्षेत्रों में चारों तरफ तबाही व बर्बादी नजर आती है। ये सब सारे भूकंप के कारण होने वाली क्षतियाँ थी, देख लीजिए। पूरे के पूरे भूकंप से होने वाली क्षति थी, लॉस था। लेकिन इन क्षतियों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। अब दो कैटेगरी कौन सी हैं? तो पहली कैटेगरी होती है इनमें कि वो प्राइमरी कैटेगरी है, और दूसरी जो है वो सेकेंडरी लॉस है। प्राइमरी लॉस और सेकेंडरी लॉस। तो प्राइमरी लॉस में क्या होगा? प्राइमरी लॉस जो एक्चुअल लॉस होता है, जिसका समय के साथ भरपाई ना हो पाए, और वो क्या होता है? प्राणों की हानि, मतलब लाइफ लॉस हो जाए। किसी की अगर जान चली गई तो उसको प्राइमरी लॉस में रखा जाता है, क्योंकि ऐसे लॉस जो रिकवरेबल नहीं होते हैं, रिकवर नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से उनको प्राइमरी लॉस कहा जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी लॉस में वो लॉस आते हैं जिनका समय के साथ भरपाई हो जाता है। जैसे कौन कौन से हैं? मकान टूट गया, सड़क गिर गई, ये सब टाइप के अगर आ रहे हैं तो वो सब किसके अंदर आते हैं? पूरे के पूरे ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी लॉस में आते हैं, ठीक है। पूल, लेकिन ये भी जान लीजिए, ठीक है, प्राइमरी लॉस में भी नुकसान होता है, लेकिन सेकेंडरी लॉस से पूरी देश की इकोनॉमी बिगड़ जाती है, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत खराब होता है। जैसे आज एक आदमी की जान चली गई भूकंप में, वो भी एक बड़ा समस्या है, प्राइमरी लॉस है। लेकिन सेकेंडरी लॉस को कम मत आंकिएगा, क्योंकि जब एक बार देश की इकोनॉमी खराब होती है ना, तो उसमें बेरोजगारी बढ़ाता है, उससे नुकसान होता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है जहाँ भूकंप आते हैं बार बार, ठीक है। अब देखिए संरचनाओं पर भूकंप का कुप्रभाव क्या क्या है। भूकंप के समय संरचनाओं में ऐंठन आने के कारण क्या होते हैं? अगर ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप जो है उसमें उसके कारण संरचनाओं में ऐंठन क्यों आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि आप जानते हैं कि जब भी भूकंप आता है तो ट्रांसवर्स डिस्प्लेस करता है बिल्डिंग्स वगैरह को। तो फिर बताइए क्या होगा। अब ये बिल्डिंग की इस समय देखिए ये मूल स्थिति है, मूल स्थिति का मतलब अपनी सामान्य अवस्था में है, और ये साथ में इसके जमीन तल है। अब जब भूकंप आएगा तो धरती के विचलन की कोई ना कोई दिशा होगी। कैसी दिशा होगी? देखिए नीचे दिखाया गया धरती के विचलन की दिशा। अब धरती इधर चल रही है, लेकिन बिल्डिंग का जो अपर पोर्शन है वो तो अपनी पोजीशन में रहना चाहेगा। ऐसी केस में पूरे बिल्डिंग में क्या होगा? इस टाइप से एक तरह से हलचल मच जाएगी पूरी बिल्डिंग में, और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ऐंठन की स्थिति में आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा नीचे लिखा गया होगा, उसको हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। भूकंप के कारण जमीन हिलती है, जमीन के साथ साथ इस पर टिके हुए भवन का निचला भाग गतिशील हो जाता है। परंतु न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, यानी इनर्शिया का लॉ था, जड़त्व का नियम, मकान का ऊपरी भाग अपनी पूरी स्थिति में ही रहने का प्रयास करता है, जिससे भवन के ऊपरी खंड में जड़त्व बल जमीन की गति को दिशा के विपरीत उत्पन्न हो जाते हैं। यह आभासी बल है, जिसके कारण मकान का ऊपरी हिस्सा जड़त्व बल की दिशा में विस्थापित हो जाता है। इसके फलस्वरूप भवन में अनेक प्रकार की ऐंठन आ जाती है, जैसे छत अपनी स्थिति से क्षैतिज दिशा में विस्थापित हो जाता है, स्तंभ का ऊपरी हिस्सा छत के साथ तथा निचली सिरा भूमि के साथ रहना पड़ता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होने लगती है, ठीक है ना। और उसी दौरान दो तरह के दोष हो जाते हैं ज़मीन के अंदर। वो कौन कौन से दोष हैं देख लेते हैं। स्लिप फॉल्ट है और फिर फॉल्ट रैप्चर है, ठीक है ना। अब उसमें इसको हिंदी में सर्पण दोष कहते हैं या भ्रंश विच्छेद कहते हैं। मैं ये सब नोट्स बनाने का मतलब समझ रहे हैं, रैंडम टॉपिक्स पर नोट्स हैं, आपको वो चीज़ें सिक्वेंसली नहीं मिलेंगी। तो आपको बस टॉपिक जानते जाना है, जितना ज़्यादा आप जानेंगे, इसमें से कोई भी एक टॉपिक आ गया आप लिख के आइएगा। ये मत सोचिएगा कि इसके दाएं बाएं चीज़ों को लिखें, बस इनके बारे में जितना जानते हैं। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा कि भावनों में ऐंठन किस वजह से आती है, तो एक लाइन का आंसर है कि जड़त्व के कारण। लेकिन वो कैसे आती है तो उस प्रोसेस को हमने समझा दिया। अब स्लिप फॉल्ट क्या है या फिर फॉल्ट रप्चर क्या है? देखिए भीतरी प्लेट जो होती है भूकंप में, अब भीतरी प्लेट का मतलब क्या होता है? जो निचली प्लेट होती है अंदर की तरफ, भूकंप प्लेट में भ्रंश तल के दोनों ओर स्थित चट्टानों में सापेक्ष विस्थापन या सर्कन उत्पन्न हो जाती है। इसे भ्रंश विच्छेद कहते हैं। दो प्रकार से होता है, आप देख लीजिए भ्रंश विच्छेद दो प्रकार से क्या होता है। कुल मिला जुला करके देखिए, जब भी कभी कोई डिस्टरबेंस होती है जिसके कारण जमीन आपस में खिसकती है या प्लेटें, अच्छा प्लेट का मतलब यहाँ पर ये समझिएगा कि एक तरह से जमीन का एक टुकड़ा ये है, ये जमीन का एक टुकड़ा है, यहाँ पे जमीन का एक टुकड़ा और जमीन का एक टुकड़ा ये है, इसी तरह एक टुकड़ा ये है, ये एक टुकड़ा, दोनों में जो दरारें हैं ना वो वर्टिकल ही पड़ती हैं। जब भूकंप आया, सपोज ये एक ही टुकड़ा है वो फट गया, जमीन का बीच में एक वर्टिकल दरार आ गई, तो अगर ये टुकड़े एक दूसरे में वर्टिकली वर्टिकली जैसे ऐसे क्या हो रहा है,
वर्टिकली स्लिप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्टिकल स्लिप होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो डिप स्लिप हो रहा है, उसको डिप स्लिप फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और यदि ये देखो हॉरिजेंटल, अगर ये दाएं बाएं ऐसे आपस में सरक रहे हो, दाएं बाएं इनका मूवमेंट हो रहा हो, तो इसको हम लोग स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। दो टाइप के फॉल्ट होते हैं ज़मीन के अंदर या दरारों में, कितने तरह के फॉल्ट होते हैं, दो टाइप के, डिप स्लिप फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है। इनको अगर आप समझ लिए हैं, देख लीजिए क्वेश्चन इसमें क्या बताया गया था कि स्लिप फॉल्ट क्या है या फॉल्ट रप्चर क्या है। स्लिप फॉल्ट और या फॉल्ट रप्चर दोनों एक ही नाम है। कि स्लिप फॉल्ट, स्लिप मतलब सरक जाना, और वो फॉल्ट कितने टाइप का हो सकता है, एक स्लिप फॉल्ट है, एक रप्चर फॉल्ट है, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, दोनों एक ही नाम है इनका, स्लिप फॉल्ट कहिए रप्चर फॉल्ट कहिए। ये दो टाइप से हो सकते हैं, यानी स्लिप दो टाइप से हो सकती है बेसिकली। एक डीप स्लिप हो सकती है, डीप स्लिप में डिप करेगा यानी नीचे जाएगा, और स्ट्राइक स्लिप में टक्कर करके घिसता है जिससे दाएं बाएं सरकता है। तो इससे आप नाम से भी इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट्स जो हैं भूकंप के बारे में देखो क्या क्या है। इनसे कई बार छोटे छोटे ऐसे टिप्पणी लिखने के लिए, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए देता है एग्जाम में कि भूकंप विज्ञान क्या है, ठीक है ना, यानी सिस्मोलॉजी क्या है। अच्छा, सिस्मो शब्द का मतलब तो आप जान ही गए होंगे कि भूकंप से रिलेटेड है। तो सिस्मोग्राफ क्या करेगा, भूकंप को मापेगा किस पैमाने पर, तो कई सारे पैमाने हैं जिसमें सबसे फेमस पैमाना जो है वो रिएक्टर पैमाना यानी रिएक्टर स्केल है। रिएक्टर स्केल है जिस पर मापा जाता है, लेकिन वो किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। अब भूकंप विज्ञान क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धरती के भीतर उत्पन्न होने वाली प्रत्यास्थ तरंगों की उत्पत्ति, प्रकार, संचरण तथा आचरण का अध्ययन किया जाता है, भूकंप विज्ञान कहलाता है। अब ये थोड़ा सा आप समझें तो दूसरा एक टर्म, अच्छा ये सब टर्म है, इनका मतलब कोई ये नहीं कह सकते हैं आप कि यही है, ये बस एक पॉइंट्स बना के समझाएगा। दूसरा पॉइंट्स है टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, आप जानते हैं जो अर्थ का सरफेस होता है, मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस में ये कई लेयर्स में बटा होता है। लाइक अगर हम मान लेते हैं कि इसकी एक लेयर ये है ऐसे, ये ऊपर वाली जो लेयर बना रहा ना इस टाइम, ये जो लेयर है उसी लोअर को इस वाली लेयर को हम लोग क्रस्ट लेयर कहते हैं। इसके अंदर ये मेंटल लेयर होता है, और मेंटल के अंदर एक छोटा सा कोर का लेयर होता है, ठीक है। ये लेयर नीचे कोर का है। तो कोर की लेयर जो है वो इस टाइप से पूरी होती है प्लाज्मा स्टेट में, और मेंटल पूरा लिक्विड स्टेट में होता है। ये मेंटल वाला पोर्शन जो है वो लिक्विड स्टेट में, लेकिन ये जो पोर्शन ऊपर ही है ना ये पूरा सॉलिड होता है, भरा होता है अच्छी तरह से, ये सॉलिड पोर्शन में होता है। और एक चीज़ विशेष ध्यान वाली देने वाली बात है, ये पूरा सॉलिड भरा होता है, और सारा भूकंप से रिलेटेड खेल ना इसी इसी क्षेत्र में होता है। नीचे और भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेंटल वाले में दिक्कत कम है, क्रस्ट वाले में ही हलचल मची होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ऊपरी प्लेटें जो है, मान लीजिए ऐसे देखिए ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए ये अर्थ का मैंने बताया था कि हमें एक ये आपका गोला है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसके अंदर जो मेंटल वाला पोर्शन है, ये मेंटल वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसका जो ऊपर मेंटल वाला पूरा सपोज लिक्विड है, और यहाँ पर केंद्र में जो आपका बना हुआ है क्या कहते हैं उसको, ये आपका कोर वाला जो पोर्शन है, तो ये तो सॉलिड है या प्लाज्मा स्टेट में कोर वाला, तो ये जो मेंटल वाला पोर्शन है ना, मेंटल लिक्विड में, और ये इसके ऊपर जो ये लेयर है क्रस्ट वाली, वो उसके ऊपर चिपकी हुई है, लाइक एक अंडे की तरह समझिए, चिपका हुआ है। अंडा मतलब कच्चा अंडा लीजिएगा कभी, उसको जब ब्रेक करेंगे देखेंगे वाइट वाला लेयर के अंदर एक प्रोटीन भरा होता है, और फिर अंदर येलो पार्ट होता है, सेम वैसा स्ट्रक्चर अर्थ का होता है। तो अंडे को जब ब्रेक करते हैं ना, तो समझिए उसका जो ऊपर का वाइट वाला जो कवर है वो टूटा, बस उतना ही पतला पृथ्वी का क्रस्ट है, और वो मेंटल के ऊपर तैर रहा है। 7 पार्ट उसके जो अर्थ के हैं वो मेंटल के ऊपर तैर रहे हैं, और मेंटल के ऊपर तैर रहे हैं, उन्हीं सातों को हम लोग 7 टेक्टोनिक प्लेटें कहते हैं, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, जो हमारा स्थल भाग है या फिर जो हमारा पार्ट है पूरा पृथ्वी का, उसके जिसके ऊपर कई महाद्वीप बने, उन महाद्वीप महाद्वीप जिस प्लेटों पर स्थित है, मतलब समझिए कि पूरे का पूरा महाद्वीप एक प्लेट है,
और वो ऐसी ऐसी 7 प्लेटें हैं, तो इनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, इनको समझ लिया आपने। पृथ्वी की पपड़ी, क्रस्ट व मेंटल के कुछ ऊपरी ठोस मिलाकर लगभग 70 से 150 किलोमीटर मोटा माना जाता है। इसमें स्थित विभिन्न क्षेत्रफल व मोटाई वाली पट्टियों को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के आपसी टकराव के कारण उत्पन्न भूकंप को विवर्तनिकी भूकंप यानी टेक्टोनिक टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। इसका मतलब समझिएगा बस, कि जब अंडा का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वो समझ में आता है। जैसे उसको ब्रेक करेंगे वो चटक गया, और चटक के गिरा नहीं, सपोज करो वो उस पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही, क्योंकि पृथ्वी खुद है तो उस पर ग्रेविटी कहाँ से लगेगी। अंडे की वाइट वाली लेयर सपोज करिए छोड़ी नहीं, वो उसी के ऊपर चिपकी हुई, तो इधर उधर टहलेगी और टहल के अपने अगल बगल वाले चीज़ों को टक्कर मारेगी। जैसे एक भाग टूटा है, दूसरा भाग उसको टक्कर मारा है, तो टक्कर मारने से पूरी की पूरी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा हिल जाता है, जिससे उसके कारण भी भूकंप आते हैं। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हुई आप ये समझ गए। अब देखिए सबडक्शन जोन क्या होता है, या अभिगम क्षेत्र। जिस क्षेत्र में दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे हमारा जो इंडो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से मिलता है, तो वहाँ एक क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को हम लोग अभिगम क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है कि जिस क्षेत्र में दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, अच्छा एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं। मतलब एक प्लेट आप देखे होंगे, जो पूरा हिमालय माउंटेन है उसके बारे में अगर आप पढ़े होंगे, तो हिमालय को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, मतलब नवीन वलित पर्वत। यानी नवीन मतलब नया है, फोल्डेड का मतलब होता है वो वलित मतलब मुड़ा हुआ है। मुड़ क्यों रहा है वो, आज भी उसका रीज़न जानिए, कि जो हमारी जो इंडो प्लेट है ना, वो उस प्लेट के नीचे धीरे धीरे जल घुसती जा रही है, जिसके कारण से पूरा का पूरा माउंटेन जो है फोल्ड होके बना है, जिस वजह से उसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, तो उस जोन को जहाँ ये प्लेटें एक दूसरे को टकराती हैं या नीचे जाती हैं, उस क्षेत्र को अभिगम क्षेत्र या सबडक्शन जोन कहते हैं। जबकि अच्छा कुछ भूकंप के टाइप यहाँ पर बोला गया है। अंतर प्लेट भूकंप, अंतर प्लेट का मतलब होता है इंटर प्लेट अर्थक्वेक। जो भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर घटते हैं, सीमाओं मतलब जहाँ दोनों प्लेटें मिल रही हैं वहीं पर टक्कर हुई उनकी, जिसकी वजह से पूरी प्लेट ही हिल गई, उन उन भूकंप्स को हम लोग इंटर प्लेट अर्थक्वेक कहते हैं। जबकि इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक क्या होता है, इंट्रा मतलब जो अंतर नीचे लिखा है, अंतर प्लेट मतलब जो बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव या उसकी सीमा पर घटित हो रहा है। आंतर प्लेट मतलब जो इंट्रा बोलते हैं इसको, इंट्रा प्लेट, ऊपर ऊपर वाले को इंटर प्लेट। इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक जो होता है वो टेक्टोनिक प्लेटों के मिलाव या सीमा पर नहीं, बल्कि मध्य क्षेत्र में उपजता है, उसको इंट्रा प्लेट कहते हैं। ठीक है, इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक कहते हैं उसको। क्लियर है, सॉरी एक सेकंड। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये सब अंतर आपने भूकंप के टाइप इसमें भी आप लोगों ने पढ़ा। अब अगला चीज़ है भूकंप का। अच्छा कुछ भूकंप से यानी उसके मतलब उसमें कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें भूकंप का हाइपो सेंटर पूछा जाता है या फोकस और रप्चर पॉइंट। इसको पहले डायग्राम्स समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इनका डेफिनेशन भी आपको पढ़ के सुना दूंगा। डायग्राम्स हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। सपोज करिए हमारे अर्थ का हमारे ये जो है वो गोला है, ठीक है ना। देखिए जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ये अर्थ का पूरा सरफेस है, अर्थ का पूरा सरफेस है, तो इसको ऐसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरा अर्थ का जो है हमारा इस टाइप से सरफेस है। अर्थ के सरफेस में अब ये कई गहराई पे का, अच्छी ये ज़्यादा ही गहराई हो चुकी है, गहराई, ये जो पूरी गहराई है ना वो क्रस्ट के अंदर ही हो रही है। अब मान लीजिए कुछ गहराई पर अर्थ के अंदर एक विस्फोट टाइप का हुआ या कोई भी डिस्टरबेंस हुई, अंदर कोई चट्टान टकराई, तो अंदर टकराने के बाद वो क्या करेगा, उसका देखिए वो जितना ही गहरा रहेगा उतना ही उसका ये जो क्षेत्र होगा, देखिए यहाँ से वो काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र पर प्रोजेक्ट होगा। अगर यहीं पर टकराया होता, सपोज उसका टकराव यहीं हुआ होता, तो पृथ्वी का कितना हिस्सा उसके जिम्मे आता, तो कहते केवल यही इतना क्षेत्र उसके जिम्मे आता, इतने क्षेत्र पर असर करता। इतने क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र उसने कवर किया अपने अगल बगल, तो उस समय उसके इतना ही क्षेत्र उससे प्रभावित होता है। लेकिन जब काफ़ी नीचे है तो ये पूरा क्षेत्र देखिए उसके संपर्क में आ गया, जिसको वो प्रभावित करेगा। हालांकि
जैसे जैसे हम लोग सेंटर से ऊपर उठते जाते हैं, इसकी तीव्रता कम होती जाती है पूरे भूकंप की, लेकिन क्षेत्र का एरिया जिस पर वो प्रभाव डालता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन नज़दीक वाले भूकंप में क्या होता है, जो काफ़ी कम गहराई पर घटित होते हैं, उन भूकंप में प्रॉब्लम ये होती है कि पृथ्वी के कम गहराई पर होते हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र पर तो नहीं फैलते हैं, लेकिन छोटे ही क्षेत्र पर जितने में फैलते हैं नुकसान बहुत तगड़ा करते हैं। तो दोनों का अपना अपना क्वालिटी है। फिलहाल कुछ टर्म हम लोग समझ लेते हैं। पहला देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। फोकस मतलब जहाँ पर भूकंप या फिर उसका ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब जहाँ पे हलचल हुई है, उस हलचल के कारण, उस हलचल के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर जो जगह, हम लोग तो पृथ्वी के अंदर जाएंगे नहीं, उसके ठीक ऊपर जो वर्टिकली ऊपर जाएं, तो जिस जगह पर पृथ्वी के सरफेस पर हम लोग पहुंचेंगे, उस जगह के उस पॉइंट को हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं या उत्केंद्र बोलते हैं। ठीक है ना। अब इस डिस्टेंस को, इनके बीच की इस डिस्टेंस को, जो फोकस है, फोकस से लेके एपी सेंटर तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। और ये मान लीजिए आप यहाँ पर अगर खड़े हैं, सपोज करिए आप ऑब्जर्वर हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपसे लेकर के एपी सेंटर तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, आपसे लेके एपी सेंटर तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, सबका नाम हम लोग को यहाँ पर लिख चुके हैं, उसको फटाफट हम लोग सुन लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आता है फोकस। ऊपर देखिए यहाँ पर आ गया है आपका क्या, देखिए ध्यान से यहाँ पे, उत्केंद्र। उत्केंद्र मतलब एपी सेंटर। एपी सेंटर याद है, भूकंप के फोकस के ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर में धरती की सतह पर स्थित काल्पनिक बिंदु भूकंप का उत्केंद्र कहलाता है। फोकस गहराई क्या होती है, तो भाई दोनों के बीच की दूरी, जो केंद्र था आपका, भूकंप का उत्केंद्र था, उससे लेके फोकल तक की दूरी होती है, जो वो होती है क्या, उसका फोकल डेप्थ होती है। ठीक है। अब फोकल डेप्थ क्या है, उत्केंद्र से उद्गम की ऊर्ध्वाधर दूरी फोकस गहराई कहलाती है, डेप्थ कहलाती है। एपी सेंट्रल डिस्टेंस क्या होता है, उत्केंद्र दूरी, उत्केंद्र से ऑब्जर्वर तक की दूरी, प्रेक्षक से उत्केंद्र की भूपृष्ठीय सीधी दूरी उत्केंद्र की दूरी कहलाती है। फोकस दूरी, फोकस डेप्थ आप समझ गए हैं। फोकल डिस्टेंस क्या है, उद्गम क्षेत्र और प्रेक्षक के बीच की दूरी। उद्गम क्षेत्र और प्रेक्षक के उद्गम क्षेत्र का, केंद्र का मतलब फोकल, उद्गम केंद्र यानी फोकल से लेके प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर तक की दूरी जो होती है, वो फोकल डिस्टेंस या हाइपोसेंट्रल कहलाती है। ठीक है। अगर आपने इसको समझ लिया पूरा, उसमें डायग्राम देख करके, तो आगे चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भूकंप मापी यानी सिस्मोग्राफ के बारे में। ठीक है ना। भूकंप मापी यानी सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो भूकंप को मापता है। ठीक है। तो उसके बारे में लिखेंगे, जिस उपकरण से भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित किया जाता है उसे भूकंप मापी कहते हैं। और ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। ये इसका वर्किंग प्रोसेस नहीं पूछता है। डायग्राम चाहें तो आप, मैं एक इसमें देख ले सकते हैं, आपकी बुक में आपको डायग्राम मिल जाएगा सिस्मोग्राफ का। एक उसमें प्लॉटर लगा होता है और एक एक पोल बना होता है सॉलिड। जब कंपन होती है तो वो प्लॉटर उस पर कुछ रेखाएं खींचता है, और उन्हीं सिस्मोग्राफ से हम लोग पता लगाते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है पूरे भूकंप की। ठीक है। अब समभूकंपी रेखाएं क्या होती हैं, आइसोसिज्मिक लाइंस क्या होती हैं, आइसोसिज्मल्स या आइसोसिज्मिक लाइंस इनको कहते हैं। तो भूकंप की समान तीव्रता वाले, मान लीजिए जैसे आपने कंटूर पढ़ा था ना, कंटूरिंग में क्या था, पॉइंट्स विच कनेक्ट द, मतलब जो लाइन विच कनेक्ट द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। तो इसी तरह ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग भूकंप आते हैं। जैसे यहाँ पर पृथ्वी पर भूकंप आया, इस जगह पर आया, सॉरी, इस जगह पर भूकंप आया, इस जगह पर आया, इस जगह पर आया। अगर ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ भूकंप की तीव्रता एक समान हो, सेम इंटेंसिटी की, उन जगहों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो आइसोसिज्मल्स या आइसोसिज्मिक लाइन कहलाती है। ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आइसोसिज्मिक इज एन इमेजिनरी लाइन वी कनेक्ट द पॉइंट्स ऑफ इक्वल अर्थक्वेक इंटेंसिटी। मतलब जहाँ जहाँ भूकंप की तीव्रता एक समान हो, उन जगहों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आइसोसिज्मल से आइसोसिज्मिक लाइन कहलाती है। जब एक नक्शे पर एक से अधिक समभूकंपीय रेखाएं दर्शाई जाती हैं तो उसे समभूकंपीय नक्शा कहते हैं। कई बार, अच्छा, इन नक्शों का क्या ज़रूरत है, ऐसा इनके पुराने आंकड़ों पर किया जाता है। जैसे कहीं पर कोई भूकंप आया, कहीं पर कोई आया,
तो हम लोग उससे बचने के लिए पहले उसकी टेंडेंसी जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगल बगल के कोई ऐसा नक्शा मिल जाए जिस पर वो रेखा गई हो, मतलब वो ये बता दे कि ये रेखा जहाँ जहाँ से गुजरी है उन हर जगहों पर भूकंप आए हुए हैं और इस तीव्रता के आए हुए हैं जिस तीव्रता का ये लाइन है। तो बस ये चीज़ होती है आइसोसिज्मल्स या आइसोसिज्मिक लाइंस। और ऐसे नक्शे को जिन पर आइसोसिज्मिक लाइन दिखाई गई उनको क्या कहते हैं हम लोग, समभूकंपीय यानी आइसोसिज्मिक मैप कहते हैं। ठीक है। भूकंपीय लहरें यानी सिज्मिक वेव क्या होती हैं, ज़रा इनके बारे में भी पढ़ लें। भूकंप के साथ साथ असीम ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जहाँ भी अंदर कोई हलचल या टकराव होगा तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है। और उस ऊर्जा में भूतल में होती हुई चारों तरफ ऊर्जा फैल जाती है। इस ऊर्जा के माध्यम वितरण तरंगों के रूप में होता है और ये तरंगों को ही भूकंपीय तरंगे कहते हैं। मतलब अंदर कोई हलचल हुई और उसमें काफ़ी ब्लास्टिंग के दौरान या फिर टकराव के दौरान या फिर कुछ गिरने की वजह से किसी न किसी मामले में क्या हुआ भाई, कुछ ऊर्जा रिलीज हुई और वो एनर्जी रिलीज होकर पूरी तरह से फैलने लगती है। और वो एनर्जी जब रिलीज होकर फैलती है तो उन्हीं एनर्जी की वजह से वेव के फॉर्म में एनर्जी आगे चलती है। और वो वेव्स कितने तरह की होती हैं उनके बारे में हम लोग अब देखेंगे। ठीक है ना। पहले उसके पहले हम लोग इसकी इंटेंसिटी को समझ लेते हैं कि इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है। अच्छा, कहीं से भूकंप निकला तो उस सिस्मोग्राफ से आप माप लेंगे कि वहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे मैग्नीट्यूड मतलब होता है वो कितनी मात्रा में हुआ है, लेकिन वो फैलते फैलते अगर हमसे काफ़ी दूरी पर है तो इंटेंसिटी कम होने लगेगी। जैसे आपके बुक में बल्ब का एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा, कि अगर कोई बल्ब जलाया जाए तो अगर बल्ब 100 वाट का है तो वो 100 वाट का ही पावर देगा। अब आप उससे दूर जाएंगे तो वो आपको रोशनी कम मिलेगी, आप उसके नज़दीक रहेंगे तो उसकी रोशनी आपको ज़्यादा मिलेगी। इसी टाइप से इसी टाइप से अर्थक्वेक इंटेंसिटी होती है। मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज नहीं होता है लेकिन इंटेंसिटी चेंज होती रहती है। मैग्नीट्यूड क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि जो इंटेंसिटी जो जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा वो आएगा। लेकिन जैसे हम कहीं बहुत दूर जापान में रोज़ भूकंप आ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि आप उनसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए उसकी इंटेंसिटी आप तक पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या है समझ जाइए। भूकंप के समय किसी स्थान पर उसका प्रभाव, भूकंप के समय किसी स्थान पर उसका प्रभाव यानी भूकंप का प्रभाव उसकी तीव्रता को दर्शाता है। किसी स्थान पर तीव्रता भूकंप के परिमाण एवं उत्केंद्र से दूरी पर निर्भर करती है। यानी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी वो डिपेंड करती है कि वहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, जहाँ पर वो मतलब भूकंप आया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और हम उससे कितनी दूरी पर हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी दूरी बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। अब भूकंप ये पढ़ लिए, भूकंपी तरंगों को अभी आपने पढ़ा था कि ऊर्जा जो रिलीज होती है वो तरंगों के फॉर्म में आगे बढ़ती है और वो तरंगे बेसिकली दो टाइप की होती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि भूकंपीय तरंगे कितने टाइप की होती हैं उनको समझाइए। ठीक है। तो भूकंपीय तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला बॉडी वेव होती हैं, तीसरा सरफेस। बॉडी वेव में पूरा बॉडी मूव करेगा यानी टेक्टोनिक प्लेट्स में पूरी मूव करेंगी, और सरफेस वेव में केवल सरफेस पर ही हलचल होती है। खतरनाक होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव में नुकसान कम है लेकिन सरफेस वेव में बहुत तेज़ी से शियर डेवलप होता है जिससे नुकसान हो जाए। अच्छा, बॉडी वेव भी दो टाइप की होती हैं, नीचे देखिए लिखा है बॉडी वेव। ये तरंगे भूपटल के भीतरी भाग में होती हैं, ये या गमन करती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहला इनको प्राइमरी वेव या पी वेव कहते हैं, और जो दूसरी होती हैं वो सेकेंडरी वेव या एस वेव होती हैं। अब पी वेव में क्या होता है, पी वेव में ना बहुत सारे इस टाइप से कंप्रेशन होता है ऐसे, और फिर यहाँ पर इस टाइप से पूरा फैल जाती हैं तरंगे। यानी तरंगे ना एक तरीके से हिल रही हैं बहुत तेज़ी से। किस दिशा में, मतलब इसकी तरंगों की दिशा क्या है, इस टाइप से ये तरंगे हिल रही हैं जिसमें अगर इस पर कोई बिल्डिंग वगैरह बने तो उस बिल्डिंग वगैरह की जो, जैसे पी तरंगे का मेन यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन पर जो बिल्डिंग वगैरह बनती है ना उनका अप एंड डाउन मूवमेंट होने लगता है प्राइमरी तरंगों के कारण। अच्छा, इनकी गति सबसे तेज़ होती है। पहले मैं इनके बारे में और चीज़ बता दूं प्राइमरी वेव या पी वेव के बारे में, कि प्राइमरी तरंगों की गति सबसे तेज़ होती है। अगर हमको कहीं पर भूकंप आया और हम कहीं पर मेजरमेंट लेने के लिए बैठे हैं तो हम तक सबसे पहले कौन सी वेव पहुंचती है, पी वेव पहुंचती है। इनकी गति काफ़ी तेज़ होती है और लॉन्गिट्यूडनली ये बढ़ती जाती हैं उसी दिशा में। ठीक है।
अब देखिए पी वेव के कारण ही जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं इनका अप एंड डाउन होता है, मतलब ये ऊपर नीचे क्या होती हैं, खिसकती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको ये हम तक पहुंचती हैं सबसे पहले, इसलिए इनको प्राइमरी वेव भी कहते हैं। अब सेकेंडरी वेव जो होता है, अच्छा ये बॉडी का मतलब पूरी की पूरी लेयर हिलती है इसमें, ठीक है ना, लेयर, ऊपरी सरफेस केवल नहीं। जबकि ये जो बना हुआ है अब आपका वो एस वेव है। एस वेव, एस वेव का मतलब सीयर वेव। इनकी चलने की जो दिशा होती है वो इस टाइप से होती है, ऐसे ऐसे। तो इसमें बिल्डिंग वगैरह क्या करेंगे बताइए, उनमें हलचल आ जाएगी और सीयर आ जाएगा, फेल्योर उनका भी हो सकता है। ये तरंगें सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि ये देर से पहुंचती हैं हम तक, ठीक है। तो अब अगला चीज़ देखिए कि अच्छा ये दोनों बॉडी टाइप थी, बॉडी वेव के टाइप थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब सरफेस वेव, सरफेस वेव में बस वही पूरे बॉडी में ना हो करके कहाँ होगा सारा काम, केवल सरफेस होगा। ये तरंगें भूपटल पर सतही भाग से होकर गमन करती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक लव वेव होता है और एक, ये थोड़ा स्पेलिंग रेले वेव है, ठीक है, रेले वेव इनको हम लोग कह सकते हैं कि कैसे होती हैं। तो ये दो टाइप की हो गई। पहला होता है जो लव वेव। अच्छा लव का मतलब ये तरंगे यहाँ पर प्रेम नहीं बरसाने वाली हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि लव वेव है तो ये बहुत लव करेगी आपको, ऐसा नहीं है। ये इनका जिन्होंने इनके बारे में खोज किया था उनका नाम था, उनका, उन्होंने अपने नाम पर इनका नाम रख दिया था लव वेव, ठीक है। लव वेव मतलब AEH लव उनका नाम था। उनका जो जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने उनके बारे में सोचा था, उनका नाम था AEH लव, जिनके आधार पर इस तरंग का नाम एल वेव रखा गया, ठीक है ना। और रेलिंग वेव क्या होता है, रेलिंग वेव का मतलब रेलिंग वेव होता है, रेलिंग वेव। तो रेलिंग वेव का मतलब क्या होता है, इसको इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हीं को थोड़ा सा दिक्कत है, हिंदी वालों के लिए तो स्पेलिंग कोई मतलब बहुत मायने नहीं रखता है। इस टाइप से है इसका कि ये रेलिंग वेव कही जाती है, ठीक है। अब रेलिंग वेव और ये दोनों सरफेस वेव के एग्जांपल होते हैं, और इनमें सेम मोमेंट होता है लेकिन सरफेस पर होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस डायग्राम याद रखिएगा। अच्छा भूकंप के साथ उसका भाई भी आता है, मैंने बताया अभी, सुनामी बोलते हैं। और सुनामी में जो ये आगे का टी होता है सुनामी में, वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना साइकोलॉजी में पी, जितना क्यू के बाद यू, मतलब समझ रहा है ना, क्यू के बाद यू, मतलब टी का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे नहीं रहता तब भी काम होता, लेकिन स्पेलिंग टी होती है सुनामी की, ठीक है ना। ये मेरी ज़िंदगी का पहला धोखा था। चलिए कोई बात नहीं, मुझे मुझे जहाँ तक मालूम था कि इस एस के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन टी आगे आ गया उसके। चलिए छोड़िए, धोखे तो बहुत खाए हैं लेकिन पहला धोखा यही था। बड़ी दर्द भरी कहानी है, कभी सुनाएंगे। आगे पढ़िए। समुद्र की तली में किसी भूकंप के आने अथवा ज्वालामुखी के फटने पर समुद्र के जल पिंड में जो उथल फुथल होती है और भयानक ऊंची लहरें उठती हैं। आप जानते हैं जब सुनामी आती है तो किनारों पर जितनी चीज़ें होती हैं सबको, वो इतनी ऊंची लहर उठती है कि किनारों की चीज़ों को उठा के ले जाती है। इसका रीज़न क्या होता है, भूकंप जब भी आता है ना भाई साहब, बॉडी पूरी हिल जाती है। बॉडी मतलब हमारी तो हिलती है, पूरे अर्थ की बॉडी हिल जाती है। और बॉडी हिलती है तो ज्वालामुखी के फटने का चांस भी बढ़ जाता है। और जहाँ फटेगा वहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि पानी ऊपर उठने लगता है और वो अपने अगल बगल पूरे क्षेत्रों को साफ कर देता है, ठीक है ना। खुले समुद्र में इसकी गति 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। जब ये लहरें समुद्री तटों से आकर टकराती हैं तो क्षेत्र तट में भारी तबाही करती हैं, ठीक है ना। और लैंडस्लाइड क्या होता है, अब जैसे कहीं पर हल्का सा मूवमेंट हुआ तो जो ज़मीन बैठने लायक होती है या स्लाइड करने वाली होती है वो शियर के कारण फट करके ये अक्सर हिली एरियाज में होता है कि पहाड़ पूरा बना था, काट काट के रोड बनी थी, लैंडस्लाइड कर गया, पूरा का पूरा रोड धंस गया, जाम लग गया, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब तीखी व अस्थिर ढालों से भारी मात्रा में चट्टानें, पिंड, पहाड़ी मलबा व मिट्टी गुरुत्वीय खंड के कारण नीचे घाटी की तरफ लुढ़क आती हैं तो इसे भूस्खलन या लैंडस्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है ना। चट्टानों की दरारों में वर्षा जल का घुस जाना अथवा भूकंप के चट्टाने रचना का भंग हो जाना और नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन के कारण हो सकता है, ठीक है। कुल मिला के जान लीजिए ये मिट्टी में सीयर फेल्योर होता है। सीयर फेल्योर मतलब अचानक से मिट्टी का पूरा धंस जाना, ठीक है। और सीयर तो ये स्खलन के कारण हुआ है, भूस्खलन का मतलब होता है स्लाइड कर गया पूरा का पूरा, किसी एक प्लेन पर पूरी की पूरी अर्थ जो है वो स्लाइड कर गई। और एक चीज़ होता है लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन में देखिए इस ऊपर वाले में ना सीयर फेल्योर हुआ था, लेकिन जब नीचे जो लिक्विफैक्शन होता है उसमें सीयर
स्ट्रेस लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, लिक्विफेक्शन हो जाता है, लिक्विड की तरह बिहेव करने लगती है पूरी मिट्टी। तो यह संतृप्त संसंजन, ये सॉइल मैकेनिक्स में आपको बहुत डिटेल में मिलेगा। जो ये मृदा द्रवण है ना, मृदा द्रवण यानी लिक्विफेक्शन जो है, ये सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट है। इसमें बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है इसी तरीके से कि मृदा द्रवण क्या है। द्रवण मतलब सॉइल का लिक्विड की तरह बिहेव करना, जिसके कारण पूरा का पूरा जो बिल्डिंग उस पर बना हुआ है वो पूरा का पूरा जैसे पानी पर बन गया और धंस जाता है नीचे। ऐसा कब हुआ था? अचानक से जब झटका लगता है सॉइल पे ना, तो सॉइल के अंदर सारे स्ट्रेस शून्य हो जाते हैं, जिसके कारण ये बॉइलिंग कंडीशन में पहुंच जाती है, और इसी पॉइंट को हम लोग लिक्विफेक्शन कहते हैं। ऐसा तब हुआ था एक बार, चलिए वो घटना आपको पता होगी, बहुत लोगों को पता होगी, जब बिल्डिंग में एरोप्लेन एक बार टकरा गया था तो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे धंस गई थी। ठीक है, तो आगे देखिएगा, यह संतृप्त ससंजनहीन मृदा, ससंजनहीन मतलब देखिए ये हमेशा कोहेशनलेस यानी बालू वगैरह में ही होता है ऐसा। तो और संतृप्त मतलब ये पूरी सैचुरेट सॉइल हो, तो उसमें ऐसा होता है। और ये अपनी ये मृदा की ऐसी दशा है जब इंजीनियरिंग दृष्टि में अपनी प्रभावी शियर स्ट्रेंथ यानी अपरूपण सामर्थ्य खो देती है, और श्यान तरल यानी विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, मृदा द्रवण एक का एक कारण भूकंप भी है। अचानक भूकंप में ना जमीन हिलती है अचानक, तो सारे स्ट्रेस काम करना बंद कर देते हैं, तो उसी को लिक्विफेक्शन कहते हैं, और पूरा लॉस हो जाता है शियर स्ट्रेंथ का उसके अंदर। ठीक है, अब भूकंपों के आने के कारण क्या क्या हैं, और ये भी पूछता है कि भूकंप आने के पीछे कारण क्या क्या हैं, और इसमें प्रमुख धारणाएं क्या क्या हैं। जैसे लोगों ने अपने अपने अनुसार भूकंप के अलग अलग कारण बताए, जिसमें सबसे ज़्यादा मान्यता टेक्टोनिक प्लेट वालों को मिली है। टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, लेकिन कुछ और सिद्धांत हैं, जैसे प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत यानी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। अब जब पृथ्वी के नीचे की चट्टानों में, पृथ्वी के नीचे कई सारे, देखिए ऊपर हम लोग बैठे हैं लेकिन नीचे कई चट्टानें हैं, ठीक है ना, चट्टानों में संचित ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब ऐसा तभी होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी के अंदर कोई चट्टान काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है, ठीक है, और उस पर लोड बढ़ता जा रहा है, और वो किसी तरह से दब गई है या टेढ़ी हो गई है, और किसी तरह से वो अपने आप को सीधा करने का प्रयास की, बैलेंस करने की कोशिश की, तो उसके बैलेंस करने के चक्कर में हल्का सा भी अगर हम लोग हिले ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से हिले ही जाएंगे। तो इस पूरे सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। रिबाउंड मतलब पहले वो किसी बाउंडेशन में था और अपने आप को इम्प्रूव करने के चक्कर में उसके अंदर से काफ़ी एनर्जी निकली, आप ही टेढ़े मेढ़े हैं और काफ़ी सीधा करते हैं, तो अपना शरीर तोड़ते हैं ना, शरीर तोड़ते समय आप एनर्जी रिलीज करते हैं, जैसे उंगली फोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी रिलीज करने से क्या होता है, वो एनर्जी ऊपर चट्टानों से निकलती है और आप भूकंप का रूप ले लेती है, क्योंकि वेव आ जाती है उससे। तो इसको पढ़िएगा तो देखिएगा, इसमें नीचे लास्ट में लिखा है कि अचानक मुक्त होती है और चट्टानों में कंपन हो जाते हैं तथा भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब देखिए इसमें डायग्राम थोड़ा सा बना देंगे, मज़ा आ जाएगा अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या दिखा है, सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में चट्टान है, अब ये विकृत में, मान लीजिए किसी वजह से ये विकृत हो गई, विकृत मतलब डिफॉर्म हो गई, अब ये अपनी शेप वापस से चाहेगी ना कि हम गेन कर लें। अब सरकने की अवस्था में चट्टान आ गई, मतलब सीधा की, और सीधा करने से ये अपने आप को स्लिप की, और स्लिप करने के चक्कर में इससे एनर्जी निकली, और वो एनर्जी क्या करेगा, पूरा डिस्टर्ब कर देगा ऊपर तक जाके तरंगों का रूप लेकर के। अब ये एक सिद्धांत था कि ये इलास्टिक रिबाउंड का था, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटों का क्या सिद्धांत है कि इस सिद्धांत के अनुसार भूपटल यानी जो टॉप क्रस्ट वाली लेयर है, और ऊपरी मेंटल जिसे लिथोस्फेयर भी कहते हैं, कई प्लेटों में बटा हुआ है। ये प्लेटें मेंटल के निचले भाग को श्यान द्रव जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं पर तैरती रहती हैं। जब ये प्लेटें धीरे धीरे एक दूसरे के पास आती हैं, तब प्लेटों की संपर्क रेखा को कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। इनके आपस में टकराने अथवा एक प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे घुसने, मतलब मैंने बताया था कि मैं प्लेटें, देखिए अब यहाँ पर डायग्राम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेट ऐसे जा रही है यहाँ पे, और दूसरी प्लेट ऐसे है, तो ये वाली प्लेट देखिए इसके नीचे ऐसे जाने लगी, और ये असल में पास आ रही थी, तो कोई चारा नहीं था, टकरा के ये नीचे जाने लगी, और ये प्लेट इसके ऊपर जाने लगेगी, और ऊपर नीचे जाते समय ये डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब यहाँ पर समझिएगा, पहले ये कन्वर्जेंट बाउंड्री हैं जहाँ मिल रही हैं, और दूसरा जब यही प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, जैसे ये इधर जा रही है, ये इधर जाने लगी, तो इनको डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री समझ में आ गया।
अब ये हमने क्या देखा कि ये टेक्टोनिक प्लेटों का सिद्धांत है। जब जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो उसकी वजह से भूकंप आता है, और ये सिद्धांत टेक्टोनिक प्लेटों से रिलेट करता है। ठीक है। ये भूकंप आने के कारण थे, मतलब दो दो पुख्ता कारण थे इसके, जिनको मान्यता मिली कि इन वजहों से भूकंप आ सकता है। चाहे टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से भूकंप आया हो, और चाहे इलास्टिक रिबाउंड। कुछ कारण ये भी हैं जलाशय और सुरंग के। ऊंचे ऊंचे जब बांध बनाए जाते हैं तो उनमें काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है उनके एक तरफ, और वो पानी के इकट्ठा होने से ना क्रस्ट में ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर के कारण उनमें हलचल होती है और भूकंप आता है। ये भी एक सिद्धांत है कि भूकंप आने का एक कारण ये भी है। अब ज्वालामुखी और मैग्मा क्या है? ज्वालामुखी से भूकंप कैसे आएगा? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, केजरीवाल की सरकार बना ली है। अब आगे देखिए ध्यान से यहाँ पे। पृथ्वी की ऊपरी पटल यानी क्रस्ट में हमें ठोस दिखाई पड़ती है, परंतु इसका भीतरी भाग अभी भी पिघली अवस्था में है, मैग्मा के रूप में है। जब मैग्मा अत्यधिक दाब के कारण ज्वालामुखी से फूटकर बाहर निकलने की चेष्टा में होता है, तब उस क्षेत्र का भूमि पटल कांपने लगता है। मतलब मैंने कहा कि जहाँ क्रस्ट लेयर कमज़ोर होगी और मजबूत नहीं होगी क्रस्ट लेयर, वहाँ पर क्या होगा भाई? तेजी से आने, मतलब सपोज करिए कि ज्वालामुखी आया, तो ज्वालामुखी आने से ठीक पहले मैग्मा काफ़ी गर्म होता है और उसमें एनर्जी होती है, तो वो फटने से ठीक पहले क्या करता है? काफ़ी एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी और दबाव के कारण पूरा का पूरा प्रेशर में आ जाता है क्रस्ट वाली लेयर, और वो लेयर कांपने लगती है। जैसे प्रेशर कुकर में जब गैस भरती है तो ऊपर सीटी हिलने लगता है, बस उसी तरीके से। अब देखिए सिस्मिक हैजार्ड को हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा भी था कि सिस्मिक हैजार्ड क्या क्या होते हैं, ज्वालामुखी वगैरह इनके कारण से, और सिस्मिक हैजार्ड के कारण क्या क्या हमें असर देखने को मिलते हैं, वो असर हम लोगों इस पर देख लेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, क्या क्या असर होते हैं? ठीक है, पहला असर है भूमि का डोलना या सरकना। ये तो असर क्या है? ये प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। भवनों या अन्य संरचनाओं पर संकट, भूमि में दरारें पड़ जाना, भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइडिंग, ये सब असर हैं भूकंप के। जल स्रोतों का नष्ट हो जाना, लिक्विफैक्शन है, अग्नि आपदा है, समुद्र डोलन है, जीवन रेखा पर संकट है। जीवन रेखा मतलब लाइफ लाइन जो है वो बर्बाद हो जाएगी। कुछ भूकंपों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो काफ़ी फेमस थे। इनको मैं ऐसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप रोक रोक के पढ़ सकते हैं। कई बार लिखने के लिए भूकंप आ जाता है कि यहाँ वाले भूकंप में क्या हुआ था, क्या खासियत थी, तो इसलिए एक एक टॉपिक इसमें से बार बार रिपीट करता है। ठीक है ना। और वो रिपीट क्या है? भोपाल गैस त्रासदी। ये भूकंप तो नहीं था, लेकिन ये गैस त्रासदी के बारे में, क्योंकि हम लोग आपदा प्रबंधन भी पढ़ रहे हैं इसमें भूकंप के साथ साथ, अर्थक्वेक के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के भी कुछ टॉपिक रहेंगे। तो भोपाल गैस त्रासदी एक फेमस था, जिसके बारे में बार बार आपसे पूछता है आपके एग्जाम में कि भोपाल गैस त्रासदी क्या थी। बस इतना, गैस प्लांट की कंपनी थी, उसमें रिसाव होने लगा था, और रिसाव के कारण गैस लीकेज हुई और बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक चैप्टर आपका ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। एक चैप्टर क्या कहिए, दो चैप्टर यहाँ से ख़त्म हो गए आपके बुक के अकॉर्डिंग। अब ये तीसरा है, हमने चैप्टर 2 लिखा है लेकिन ये तीसरा है। अब भूकंप मापन एवं क्षेत्रीकरण है, अर्थक्वेक का मेजरमेंट और जोनिंग। तो अब यहाँ पर देखिए अर्थक्वेक का मेजरमेंट के लिए दो पद्धतियाँ हैं, एक उनका मैग्नीट्यूड जानना और एक उनकी तीव्रता। तो हम लोग जो भी रिकॉर्ड करते हैं उनका मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तीव्रता तो घटती जाती है, जितना आप भूकंप से दूर हटेंगे उसकी तीव्रता उतनी ही क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। तो पहला परिमाण और दूसरा तीव्रता। तो बाई मैग्नीट्यूड अगर भूकंप को मापना हो तो उसके लिए देखिए मैग्नीट्यूड के कुछ पैमाने बने हैं। सिस्मोग्राफ लगा रहता है, सिस्मोग्राफ प्लॉटिंग करेगा और वो बताएगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है भूकंप का। तो देखिए जब मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम का मतलब 3.5 से नीचे होता है, तो उसको हम लोग वेरी माइनर में रखते हैं। वेरी माइनर मतलब नाम मात्र का भूकंप आया है, और माइनर का मतलब क्या हुआ? वो 3.6 से 4.3 हुआ। अब लाइट मतलब थोड़ा हल्का, मॉडरेट हुआ, फिर स्ट्रांग होने लगा 5.5 से 6.1। एक चीज़ यह जान लीजिए, ये अंक जो है ना वो लॉगरिथमिक स्केल पर बनाए गए हैं। लॉगरिथमिक स्केल का मतलब अगर 3.5 से आप 4.5 पहुँचते हैं तो इसका मतलब आप 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई है। मतलब 3.5 अगर रीडिंग है और फिर 4.5 है, तो 3.5 वाली काफ़ी कमज़ोर है, उससे 10 गुना मजबूत 4.5 वाला है। इसी तरीके से 5.5 वाला उससे 10 गुना मौजूद मजबूत है। मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लॉगरिथमिक स्केल पर बनाए गए हैं। लॉगरिथमिक स्केल का मतलब ये 10 टू पावर समथिंग होते हैं जिनका रिजल्ट ये आता है। ठीक है।
डिटेल में कभी बताएंगे जब इनको समझाएंगे तो। अच्छा, बाई मैग्नीट्यूड आपने जान लिया, इतने टाइप के मैग्नीट्यूड हैं और बहुत ख़राब केस होने लगता है। देखिए 7.5 से 8 के बीच में वेरी ग्रेट है, और 8 से 8.1 से ऊपर अगर भूकंप कहीं आ गया तो समझ लिए डिजास्ट्रस है, वो ख़त्म करके ही दम लेगा बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है ना। अब बाई मैग्नीट्यूड आपने समझ लिया कि इनको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो बाई इंटेंसिटी कैसे होगा? यह भूकंप मापन की सबसे पुरानी और व्यवहारिक पद्धति, व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड आपने जान लिया कि 8 का आया था, तो समुद्र के बीच में कहीं 8 का भूकंप आ जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके उस मैग्नीट्यूड का हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना ज़्यादातर है व्यवहारिक चीज़ से, विच इज इंटेंसिटी। तो आप अगर भूकंप के बारे में देख रहे हैं तो परिमाण तो जानिए ही, लेकिन आप तक उसकी कितनी इंटेंसिटी पहुंची ये भी जानिए। तो बाई इंटेंसिटी देखिए क्या करना है। भूकंप की तीव्रता निम्न कारणों से प्रभावित होती है। भूकंप का परिमाण क्या है उससे भी प्रभावित होती है। ये भूकंप का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। उत्केंद्र से भूकंपग्रस्त क्षेत्र की दूरी है, मतलब उत्केंद्र मतलब जो उसका एपिसेंटर है उससे कितनी दूरी पर आप हैं उस पर भी डिपेंड करता है उसकी तीव्रता। तीव्रता किस पर निर्भर करती है? अरे जिससे सैलरी घट रही हो तो तीव्रता कम है, जिससे सैलरी बढ़ रही हो तो तीव्रता अधिक है। अब यहाँ पर सैलरी शब्द का मैंने क्यों यूज किया पूरा, क्योंकि भाई तीव्रता बढ़ाने का मतलब यही होता है। तीव्रता मतलब जिसकी वजह से प्रभाव ज़्यादा पड़ता हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जितना, अब आप ही समझिए इस चीज़ को कि उत्केंद्र से भूकंपग्रस्त क्षेत्र की दूरी, भूकंपग्रस्त का मतलब आप जहाँ खड़े हैं आप उससे काफ़ी दूरी पर हैं, तो आपके ऊपर असर कम आएगा, इंटेंसिटी कम होगी। और अगर आप उससे काफ़ी नज़दीक हैं तो आपकी उससे दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। एक सेकंड। क्षेत्र की भूपटल व मृदा का प्रकार, अगर काफ़ी हार्ड सॉयल है अगल बगल तो उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जबकि सॉफ्ट सॉयल रहती है तो असर कम पड़ता है। संरचना का प्रकार, आयु और लागत, कैसा घर बनवाएं उसका भी भूकंप का असर पड़ता है। बनवा लीजिएगा तो गिरेंगे भी आप उसी में। कभी भी भूकंप किसी को मारता नहीं है, जान लीजिए। आप अपने ही घर के नीचे दब के मरते हैं। इसका मतलब घर बढ़िया बनवाएंगे भूकंप से बच जाएंगे। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कई लोगों ने अपने अपने पैमाने बनाए हैं, जिसमें से 3 पैमाने मुख्य हैं। डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन बस इतना जान लेना है कि इन्होंने अपना अपना पैमाना बनाया है। रोजी फोरल का पैमाना है तीव्रता का, मॉर्कोली है, और मॉर्कोली ने फिर अपने ही पैमाने को संशोधित भी किया है। तो मॉर्कोली का पैमाना काफ़ी फेमस है, जो कि काफ़ी यूज होता है। बस नाम जान लेना है कि 3 पैमाने पर इनकी इंटेंसिटी मापी जाती है। अब भूकंपीय मंडलन यानी सिस्मिक जोनिंग की गई है। आप जानते हैं भारत का कोई नक्शा बनाया जाएगा तो उसमें भूकंप के कुछ जोन बनाए गए हैं, जिनमें कुछ जोन हटे बड़े भी हैं। तो देखिए अभी ये जो मैंने लिखा है वो नोट्स के अकॉर्डिंग तो है ही है सही, लेकिन अब तो और डेटा अपडेट हो गया है, ये पुराना ही डेटा आपको मिलेगा इसमें। भारत के विभिन्न प्रदेशों में भूकंपों की तीव्रता दर्शाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंपीय जोनिंग नक्शे तैयार किए हैं। भारत का प्रथम भूकंपीय जोनिंग नक्शा 1962 में प्रकाशित किया गया, जिसे सन 1996 और सॉरी ये 96 और 70 आवश्यक होने पर संशोधित किया गया। 2002 में संशोधित नक्शा चित्र में दर्शाया गया है। नए जोनिंग मानचित्र 4 जोनिंग मतलब 2, 3, 4 और 5 में दिए गए हैं। देखिए एक वाला जो जोनिंग था ना वो बाद में 2 वाले में मिला दिया गया था। पहले नक्शे में 5 से 7 जोन होते थे। भूकंपीय जोन 1 में पड़ने वाले क्षेत्र को अब जोन 2 में सम्मिलित कर दिया गया है, और दक्षिण प्रायद्वीप को भी संशोधित करके दर्शाया गया है, क्योंकि वर्तमान में आए कोलार, लाटूर आदि भूकंपों की तीव्रता को देखते हुए ऐसे करना आवश्यक हो गया। पहले जो क्षेत्र उतने भूकंप से प्रभावित नहीं होते थे, अब वो प्रभावित होने लगे हैं। ठीक है। नवीनतम जोनिंग के नक्शे को देखने पर ज्ञात होता है कि भारत का 65% भू क्षेत्र भूकंपीय सामान्य संकट 6 जोन से अत्यंत संकट जोन में पड़ता है। गुजरात महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र अधिक भूकंप वेद्य हैं। नक्शे के अनुसार मुंबई, पुणे, अहमदाबाद जोन 3rd में आते हैं, जबकि गुजरात जोन 5 में आता है। ठीक है ना। अच्छा, ये रिएक्टर पैमाने पर कुछ वैल्यू हैं और उनका असर दिखाया गया है। ठीक है। भूकंप क्षेत्र 2 में रिएक्टर पैमाने पर मान 5 से 6 रहता है, और तीव्रता जो है ना वो लाइट टू हैवी होने लगती है, मॉडरेट पर पहुंचती है। और भूकंप क्षेत्र 3 में तीव्रता और बढ़ी है, सामान्य से ये डिस्ट्रक्टिव होने लगता है। 6.5 से 7 ये डिस्ट्रक्टिव होता है, और ये जो लास्ट वाला 5 नंबर का जोन है उसमें तीव्रता 7 से अधिक होती है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। अब भूकंपीय मंडलन नक्शों
नक्शों का मतलब भूकंपीय मतलब नक्शे होगा ये। सिज्मिक जोनिंग मैप्स है वो, भूकंपीय मंडलन नक्शे यानी सिज्मिक जोनिंग मैप्स। ठीक है, इसमें डायग्राम बना हो दोस्त, आपको डायग्राम बना लेना है। लिखा है लेकिन बना नहीं है तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, आप एक बार कुछ किताब का केवल मैप खोल के तो देख ही सकते हैं। मैं देखिए पूरी किताब ही आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन इतनी शॉर्ट में जो आने हैं। सिज्मिक जोनिंग मैप्स क्या होते हैं? तो भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं का अभिकल्पन करते समय, जैसे हमें ये पता चल जाए कि हम किस क्षेत्र में रहते हैं, तो हमें जो कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो क्या वो भूकंप रोधी बनाए कि ना बनाए, तो डिपेंड करता है कि हम जिस जोन में है वो भूकंप जोन है या नहीं है, और है भी तो किस इंटेंसिटी का भूकंप यहाँ आता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं, नुकसान होता रहता है, तो हम इस क्षेत्र में जो भी बिल्डिंग बनाएंगे उनको ऐसा बनाएंगे कि वो भूकंप रोधी हों। ठीक है, तो नक्शों में दिखा देने से हमें पता चलता है कि हमें जहाँ बनाना है वो सही जगह बनाएं और सही तरीके का बनाएं। देखो आगे भाई, भूकंपीय प्रतिरोधी संरचनाओं का विकल्पन करते समय भूकंप जोनिंग काफ़ी सहायक और मार्गदर्शक होते हैं। जोनिंग नक्शों से संरचनाओं पर कार्यरत भूकंपीय बलों का निर्धारण संभव होता है। निर्माण क्षेत्र का चयन करते समय उसकी भूवैज्ञानिक जांच के साथ साथ भूकंपीय अध्ययन भी करना आवश्यक है। परिमाण तथा तीव्रता में तुलना, ये मैंने पहले ही करवा दिया है लेकिन आप फिर से आया है कि भूकंप का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और उसके इंटेंसिटी में तुलना करनी है। भूकंप का परिमाण, देखिए यहाँ लिखा है, भूकंप का परिमाण भूकंप के दौरान भूदोष भ्रंश से विपुल ऊर्जा स्ट्रेन एनर्जी जो निकलती है कि विमुक्ति का मापन है, जबकि तीव्रता किसी क्षेत्र में आए झटकों की तीव्रता का व्यवहारिक अंकन है। अतः भूकंप के उत्केंद्र के निकट झटकों की तीव्रता अधिक होगी, जबकि उत्केंद्र से दूर जाने पर तीव्रता दूरी के अनुपात में घटती चली जाएगी। जबकि किसी भूकंप का परिमाण प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक ही रहता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहता है, क्वांटिटी को बताता है, जबकि इंटेंसिटी उसकी क्वालिटी का पैमाना है। मतलब अगर कहीं पे एक बल्ब जल रहा है 100 वाट का, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, तो आप उस वो तो 100 ही वाट का जल रहा है यानी उसका मैग्नीट्यूड तो 100 ही है, लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर हट जाएंगे तो उसकी डेंसिटी यानी इंटेंसिटी यानी उसकी लाइट इंटेंसिटी यानी लक्स जिसको बोलते हैं वो उसका कम होता जाएगा। ठीक है, तो जितना ही दूर हटेंगे उतना ही कम हो जाएगा। अब एक चीज़ आती है भूकंप के समय विमुक्त ऊर्जा यानी स्ट्रेन एनर्जी जो रिलीव होती है अर्थक्वेक के दौरान, वो कितनी होती है। तो भूकंप के समय ये कभी कभी पूछ देता है केवल कि भूकंप के दौरान विमुक्त ऊर्जा का सूत्र समझाइए। तो केवल सिंपल सा है, देख लीजिए, भूकंप के समय भूगर्भीय चट्टानों के चटखन भंजन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका बड़ा भाग ऊष्मा में बदल जाता है। ऊर्जा का केवल देखिए, जब भी भूकंप निकलता है ना तो काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी भी रिलीज होती है और वो निकल जाती है, लेकिन बहुत थोड़ी सी ऊर्जा जो होती है वो केवल भूकंपी तरंगों में परिवर्तित हो जाता है, जो बच जाता है। तो और उतनी सी तरंग पूरा हिला के रख देती है पृथ्वी को। ठीक है, तो जितना विनाश होता है वो केवल उस छोटी सी ऊर्जा के कारण होता है जो हीट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी, चाहे हीट में जाए और चाहे मैकेनिकल वेव्स क्रिएट कर दे। तो इसका फार्मूला नीचे दिया गया है, इसको यूज नहीं करना है लेकिन फार्मूले को जानते रहना है। इसमें कौन क्या है, अंडर रूट ई इज इक्वल टू सी इंटू ए बाई एच और डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें कौन कौन क्या है देखिए फटाफट। ई जो है वो जो रिलीज एनर्जी है वो है, सी एक कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन है ज़मीन का, एच भूकंप के फोकस की गहराई है। अब यहाँ पर जहाँ पर आप जिस जगह पर निकालना चाहते हो उस जगह से उत्केंद्र की दूरी है। ठीक है, तो ये खाली फार्मूले में इनका नाम ही आपको जानना है और फार्मूला जानना है, रट के जाइएगा, अगर आया तो लिख दीजिएगा। विभिन्न प्रकार के निर्माण का भूकंप में व्यवहार क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ को देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलग अलग बिल्डिंग्स या निर्माण बने हुए हैं तो अर्थक्वेक पर उन पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले कच्ची ईंटों और मिट्टी के गारे की जो बिल्डिंग होती है, कच्ची ईंटों और मिट्टी के गारे की बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी बिल्डिंग जो इस चीज़ की बनाई हो गई हो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो मतलब भूकंप आने पर वो क्या बिहेव करती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या बिहेव करती हैं। एक सेकेंड। हाँ, इन पर देखिए धूप, अच्छा कच्ची ईंट या मिट्टी के गारे क्या कहते हैं, कच्ची मिट्टी के गारे मतलब जो कच्चे मकान पहले बनते थे मिट्टी के, उनको मिट्टी के गारे के मकान। कच्ची ईंट का मतलब होता है जो ईंट भट्टी में पकाई ना गई हो उसको कच्ची ईंट कहते हैं। ठीक है, धूप में केवल सुखा के लगाया गया। तो इसमें देखिए धूप में सुखाई गई ईंटों मिट्टी के गारे में चिनाई, इसको एडोब, ADOB, एडोब
निर्माण कहलाता है। ये मकान कच्चा, गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं क्योंकि मृदा का ऊष्मा अवरोध उच्च होता है। ठीक है, अब इनमें देखिए आगे क्या होता है कि चिनाई भवनों में बॉक्स क्रिया क्या होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात होता है यहाँ पे, जो मैंने ऊपर वाला जो बताया मिट्टी के गारे में, देखिए उसमें लिखा नहीं है डिटेल में, मैं उनको बस इतना बता दूं कि उन पर भूकंप के क्या असर पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर लिख दिया गया केवल कि ये ठंडे गर्म रहते हैं, लेकिन भूकंप का इन पर क्या असर पड़ता है वो भी तो देखना है। अब यहाँ पर देखिए भूकंप में इनका असर जो पड़ता है वो कुछ इस तरह से है कि अ, उनका व्यवस्था कर दीजिए, जैसे लकड़ी के खपच्चे बांस वगैरह लगा करके उनको थोड़ा रेनफोर्स कर दीजिए। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर हिलने डुलने वाली चीज़ें हैं वहाँ सपोर्ट दे दीजिए, जिससे इनके थोड़ा व्यवस्था इस टाइप से हो जाएगी कि ये थोड़े बहुत भूकंप रोधी बन जाएंगे। ठीक है ना, भूकंप रोधी बनाने का मतलब इनका इनके अंदर, जैसे अभी कच्ची ईंटों के हैं तो इनमें क्रैक्स बहुत तेज आने का चांस होता है, लेकिन हल्का फुल्का बांस की खपच्ची का या लकड़ी के पटरे का सपोर्ट दे देने से ये बिल्डिंग जो होती है थोड़ी सी, ये बिल्डिंग मतलब जो भवन कच्चे बने वो थोड़े सही हो जाते हैं। ठीक है ना, और अगर यही चीज मतलब देखिए ये उपाय हम लोग असर तो देख रहे हैं कि इनसे क्रैक्स आएंगे या कुछ भी होगा, उनका उपाय भी बताते चल रहे हैं। तो मड वाले मकान में या कच्ची ईंटों में हम लोग ईंट की खपच्ची का या फिर सॉरी लकड़ी की खपच्ची का या फिर बांस का हम लोग रेनफोर्समेंट कर देंगे, जिससे होगा। अब चिनाई भवनों में बॉक्स क्रिया क्या होती है, जब भी बिल्डिंग कोई बनाई जाती है ना मैसोनरी की, तो उसको वर्गाकार बनाना चाहिए, आयताकार या लंबाई की दिशा में ना। जब भूकंप लोड या लेटरल प्रेशर लगता है तो उस पर बेंडिंग मोमेंट आने लगता है, जिसके या मोमेंट के आने की वजह से उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमेशा बॉक्स क्रिया का मतलब होता है कि देखिए कुल मिला के बॉक्स क्रिया का ये अर्थ है कि अगर बिल्डिंग इस टाइप से चौकोर है, ठीक है, तो उस पर भूकंप लगता है ना तो इधर से इसको सपोर्ट मिलता है और ये इसको बचा लेता है। लेकिन अगर वो कुछ इस टाइप से है, आपकी बिल्डिंग इस टाइप से है ऐसे, तो अगर इधर से आया तो इस लंबाई पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा कि ये इसको बकल करके ब्रेक कर देगा। तो इस वजह से बॉक्स क्रिया किस में होती है, वर्गाकार भवन बनाने चाहिए। वर्गाकार भवन हमेशा जो होते हैं क्या होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, भूकंप रोधी होते हैं। तो इसलिए इनको भी आप धीरे धीरे पढ़ जाइएगा, जो ये सामने है आपको उसको पूरा पढ़ जाइएगा। ठीक है ना। अब नम्य भवन फ्लेक्सिबल बिल्डिंग, नम्य भवनों का भूकंप के समय अपेक्षाकृत अधिक क्षैतिज विस्थापन होता है, जिससे असंरचनात्मक। नम्य भवन का मतलब क्या हुआ भाई, नम भवन मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो है नुकसान तो कम होता है, लेकिन इसके इसके बारे में जरा पढ़िए, देखिए समझिए। नम्य भवनों का भूकंप के समय अपेक्षाकृत अधिक क्षैतिज विस्थापन होता है, जिससे उस संरचनात्मक घटकों की क्षति अधिक होती है। उप संरचनात्मक घटकों की ऊपरी मंजिलों की अलमारियों व सेल्फों में रखी वस्तुएं पलट जाती हैं और दरवाजे खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। हालांकि इस प्रकार की क्षति से लोगों में भय उत्पन्न हो जाता है, परंतु इससे क्षति भवन की सामर्थ्य प्रभावित नहीं होती है। ये चीज़ मतलब नहीं समझे कि क्षति मतलब होता है ना, जैसे फ्लेक्सिबल नाम में नहीं कहेंगे इसको, लचीला कहेंगे। जैसे जापान वगैरह में स्प्रिंग फाउंडेशन बनाया जा रहा है, तो वो एक तरह का फ्लेक्सिबल बिल्डिंग है, आने पर चीज़ें हिलती डुलती ज़रूर हैं लेकिन गिरता नहीं है बिल्डिंग। जैसे स्प्रिंग फाउंडेशन में क्या होता है, अब मान लीजिए भूकंप आया तो जर्क लगेगा, मूवमेंट होगी, सब हिलेगा डुलेगा टूटेगा फूटेगा, लेकिन बिल्डिंग पलटेगी नहीं। तो इस वजह से डराएगा जरूर आपको, लेकिन ये आपका नुकसान नहीं होने देगा, ये इसका फायदा है। ठीक है। अल्प तथा दीर्घकालीन संरचनाएं, शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड्स स्ट्रक्चर, यदि भवन रिजिड है तो इसके सभी घटक भूकंप के साथ समान गति से झूलते हैं, परंतु अधिकतर संरचनाएं नम्य होती फ्लेक्सिबल होती हैं, इसके विभिन्न भाग विभिन्न दर से आगे पीछे डोलते हैं। जैसे अगर पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है ना एक साथ हिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कॉलम हिल जाए और दूसरा स्थिर रहे तब ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ इसको समझ लीजिएगा कि इस चीज़ को रोकना चाहिए, हमेशा रिजिड बनाना चाहिए ताकि हिले तो पूरा एक साथ हिले। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में राफ्ट फाउंडेशन डाले जाते हैं, पूरी फाउंडेशन एक साथ डाल दी जाती है और उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, जो भूकंप से काफ़ी मजा जो हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये सब पढ़ जाइएगा पूरा डिटेल में जो नोट्स मैं भेज रहा हूँ। अब प्रबलित कंक्रीट के भवनों के बारे में बोला है। प्रबलित कंक्रीट सीमेंट के भवन जो पहले ही अनेक मापदंडों का अनुपालन करते हुए खड़े किए जाते हैं, काफ़ी सामर्थ्यवान व टिकाऊ व स्थिर होते हैं। अब जानते हैं कंक्रीट का एक चलता है, उसमें स्केलेटन बड़ा मजबूत होता है। जो कंक्रीट की बिल्डिंग होती है फ्रेम स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब पूरा फ्रेम खड़ा होता है, उसके अंदर आप दीवार वगैरह खड़ी करते हैं, तो जब भी भूकंप आता है तो पूरा फ्रेम हिलता है, जिससे काफ़ी इनमें मदद मिल जाती है हमको इनको
भूकंप रोधी बनाने में, ये ऑलरेडी भूकंप रोधी होते हैं, इनको करना नहीं पड़ता अलग से, खाली आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाइए वो भूकंप रोधी होगा। इनके साथ बाद में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना संरचनात्मक व मितव्ययता की दृष्टि से ठीक नहीं पड़ता। फिर भी ऐसे प्रतिबल कंक्रीट के भवनों को जिसमें भूकंप रोधी प्रावधानों का अभाव है, अथवा जो अथवा जो भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पश्च दृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। पश्च दृढ़ीकरण का मतलब उनको रिजिड करने की आवश्यकता होती है। जब सभी विकसित व विकासशील देशों में प्रबलित कंक्रीट की संरचनाएं सर्वाधिक संख्या में बनाई जा रही हैं, क्योंकि यह निर्माण परंपरागत ईंट पत्थर की चिनाई से अनेक दृष्टि से उत्तम सामर्थ्यवान व अधिक सेवा काल सिद्ध होता है। इसी प्रकार के भवन भूकंप से बहुत कम प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग का अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसके बारे में मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। यहाँ तक के सिलेबस को आप पूरा समझ लीजिए, और नोट्स अगर लेना हो तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पेड नोट से खरीद सकते हैं। ईजी है, रिवाइज करने में बहुत आसान रहेगा आपको। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तैयारी करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए।